अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि अभी लॉकडाउन है और ज़्यादातर जो क्लासेस हैं वो नहीं हो रही और उसी के साथ साथ जो पेपर है वो भी नहीं हो रहा, तो उस वजह से मैंने एक पेपर कंपाइल किया है जो क्लास 11th का है और केमिस्ट्री सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर है। मेरे मुताबिक जो पास्ट पेपर गुज़रे हुए हैं उनसे और जो बाकी मालूमात है, मतलब जो पहले टेस्ट हुए हैं और मुख्तलिफ़ जो आपके पास चैप्टर्स हैं 11th के, उनमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो लगता है कि आएंगे उनकी मैंने लिस्ट बनाई है और एक गेस्ट पेपर बनाया उनमें से। तो पहले जो गेस्ट पेपर में है वो डेफिनेशंस हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले मोल है, फिर एवोगैड्रो नंबर, मोलर मास। मतलब ये टॉपिक वो टॉपिक्स हैं जो जिनके चांसेस ज़्यादा हैं आने के पेपर में। जो बोर्ड के पेपर होते हैं बलूचिस्तान के हो गए, पंजाब के हो गए, सिंध के हो गए, केपी के हो गए, ठीक है। तो उसमें जो भी पेपर बनेगा ये जो है ना इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और इसके ज़्यादा चांसेस हैं आने के। जिस तरह मोल है, मोल हो गया आपके पास, एवोगैड्रो नंबर हो गया, मोलर मास, ये उसकी डेफिनेशंस जो डेफिनेशंस आती हैं या शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है या किसी फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है या एमसीक्यूज़ में आ जाता है, तो ये उस हिसाब से बने हुए हैं डेफिनेशंस हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो डेफिनेशन में से आपके पास मोल से लेकर लास्ट में आपके पास है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो मैंने हर चैप्टर में से जो जितना ज़रूरी था उसमें से ज़्यादा डेफिनेशंस लिए हैं और जिनमें से ज़्यादा डेफिनेशंस आती हैं, मतलब ज़्यादा जो जिसका कंटेंट ज़्यादा है और इम्पोर्टेंट है, उनका मैंने जो डेफिनेशंस हैं वो ज़्यादा ली हुई है। डेफिनेशंस आप देख लें। पहले तो मोल है, मोल आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। मोल जो है ना किसी भी एटॉमिक मास के या मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। वो किस तरह होता है वो आपने जानना है। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, एक मोल में कितने एवोगैड्रोज नंबर होते हैं। तीसरे नंबर पर आपके पास कि मोलर मास क्या होता है, ठीक है। चौथे नंबर पर आपके पास एक्सेस और लिमिटिंग रीजेंट्स क्या हैं। पाँचवें नंबर पर आपके पास परसेंटेज यील्ड कैसे निकाली जाती है। छठे नंबर पर है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। सातवें नंबर पर है स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है या किस तरह आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो एक ही होगा, लेकिन आपके एक्सप्लेनेशन करने का, आपके प्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है हर किसी का, तो वो आपने देखना होगा कि किस तरह इसको किया जा सकता है। आठवें नंबर पर रेजोनेंस है और उसके बाद है कोवलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, लिक्विड क्रिस्टल्स, सॉलिड्स हैं, फिर उसके बाद केमिकल रिएक्शंस है, एसिड्स हैं, बेसिस हैं। एसिड बेसिस तो आपने पढ़ा होगा, ये इम्पोर्टेंट जो है ना चैप्टर है। और उसके बाद आपके पास बफर सॉल्यूशन, साल्ट। तो ये चारों टॉपिक आपको एक ही चैप्टर में से दिए गए हैं क्योंकि इनमें इस चैप्टर में से ज़्यादातर जो है ना सवाल बनते हैं और उम्मीद है कि इस बार भी इन्हीं चारों में से ये आ जाएंगे। 90% जो पेपर होगा मेरे ख्याल से वो इसी से बनेगा क्योंकि मैंने इन पे बहुत सारी रिसर्च की है और उसके बाद इस पेपर को मैंने कंपाइल किया हुआ है। मैंने उस मेथड से नहीं किया, लेकिन मैंने वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट जो थी वो निकाल दी हैं। साल्ट्स के बाद आपके पास कैटलिस्ट है, सॉल्यूशन है, कोलाइड्स हैं, थर्मोडायनामिक्स है, हीट कैपेसिटी है, कोरोजन है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है। अब जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है वो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के हवाले से भी पढ़ेंगे और उसी के साथ साथ आपने हवाला देना होगा कि किस तरह ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। जिस तरह इसके पास जो कीवर्ड्स होती हैं ऑक्सीडेशन के लिए हम यूज़ करते हैं ल्यू द लाइन सेज गर। जो ल्यू का अल्फाज है उसमें LEO आ रहा है, तो LEO का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। LEO लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और जो गर है वो GER गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो आप इस तरह इसको याद कर सकते हैं। बाकी जो डेफिनेशन हैं उसके भी आप कीवर्ड्स याद कर सकते हैं, मतलब उनके आपने की पॉइंट्स निकालने होते हैं। वो तो एक्सपीरियंस, तजुर्बे और टाइम जितना आप देंगे किसी भी टॉपिक को, तो उस हिसाब से आप इसको निकाल सकते हैं। जो सेकंड पोर्शन मैंने बनाया वो शॉर्ट क्वेश्चंस का बनाया गया, जो शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसको आपने ब्रीफली एक्सप्लेन करना होता है। और याद रखें कि आपने मार्कर वगैरह तो वो तो यूज़ करना है, तो उसके हवाले से मैं अगली वीडियो बना दूंगा कि आपने पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, क्योंकि फ़िलहाल तो पेपर पर ही ध्यान दिया जा रहा है। तो जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा तो पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के और जो मैट्रिक के रह चुके हैं वो भी। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास है व्हाट कुड बी द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन। ये उसका एटॉमिक मास है इन ग्राम्स। तो आपने बताना होगा कि 1 मोल कार्बन कितने ग्राम के बराबर होता है, वो आपने बताना है। दूसरा आपके पास हाउ एवोगैड्रोज नंबर कैन बी फाउंड फ्रॉम गिवन मास। एवोगैड्रो नंबर आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं वो आपने तरीक़ेकार बताना है।
ड्रा एंड लेबल दी कैथोड रे ट्यूब। मतलब आपने जो है ना डायग्राम बनाना है कैथोड रे ट्यूब का और उसको आपने लेबल भी करना है। चौथे नंबर पर है वाई इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कैथोड रेस। इलेक्ट्रॉन्स को हम कैथोड रेस क्यों कहते हैं? आपने तो पढ़ा होगा कि हम कैथोड रेस भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, दोनों एक ही चीज़ का नाम है। पहले इनको कैथोड रेस कहा जाता था, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स हमने इसको बोला है। तो इलेक्ट्रॉन भी किसी साइंटिस्ट ने नाम दिया था, तो आपने उसका भी हवाला देना है अगर आपको पता है। और उसके बाद आपने जो है ना बता देना है कि क्यों हम इनको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो वजह बतानी होगी वो अपने मेथड से, आपका प्रेजेंट करने का मेथड क्या है उसी हवाले से। 5वें नंबर पर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। क्वांटम नंबर्स आपने पढ़े हैं, आपने उनको थोड़ा सा रिवाइज़ करना है, थोड़ा सा नहीं बल्कि ज़्यादा रिवाइज़ करना है और बताना है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। 6ठे नंबर पर है आपके पास डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। डिफरेंस क्या है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में, डिफरेंस क्या है आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, लोन पेयर क्या होते हैं। या कह रहा है 6ठे में आपके पास 2 ऑप्शन है, या आप बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बारे में डिफरेंस बताएं, या फिर आप सिग्मा और पाई बॉन्ड के दरमियान डिफरेंस बताएं कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में क्या फ़र्क हो सकता है। 7वें नंबर पर है sp3 sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। आपने ये ड्रा करनी है, मैंने ड्रा यहाँ पे नहीं लिखा, आपने ये ड्रा करनी है। आल्सो टेल एंगल बिटवीन दीज, तो इन सारों के दरमियान जो एंगल बनता है वो भी आपने बताना है। 8वें नंबर पर है ब्रीफली एक्सप्लेन बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ या चार्ल्स लॉ आप दोनों में से कोई सा भी ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हो। आपने क्या करना है, इसमें डेफिनेशंस डालनी है, उसकी फार्मूला डालना है, और अगर आप उसकी कन्वर्जन कर सकें या जो जिसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो बता सकें तो वो भी आपने इसमें ऐड कर देना है। 9वें नंबर पर है विस्कोसिटी क्या होती है। आपने विस्कोसिटी बतानी है, विस्कोसिटी क्या होती है वो आपने एक्सप्लेन करनी है, और उसको इस तरीके से एक्सप्लेन करना है कि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो जाए। 10वें नंबर पर है आपके पास व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एवापोरेशन। एवापोरेशन के इफेक्ट्स क्या होते हैं, मतलब एवापोरेशन किस तरह की जाती है। हम जो नहाते हैं और हमें अच्छा फील होता है गर्मियों में, तो इसके असरात क्या हैं एवापोरेशन के, क्या हमारे नहाने में एवापोरेशन इन्वॉल्व है या नहीं है, तो वो आपने फाइंड आउट करना है। या आपने दूसरे जो आपके पास लाइफ एक्सपेरिमेंट्स हैं उनसे भी आप देखकर बता सकते हैं कि इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं एवापोरेशन के। 11वें नंबर पर आपने जो है ना डिफाइन एलोट्रोपी और पॉलीमॉर्फिज्म। आपने एलोट्रोपी और पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बताना है। ये तो आपने जो है ना पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो सॉलिड चैप्टर में आपको मिल जाएगा कि एलोट्रोपी क्या होती है और पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है। 12वें नंबर पर है आपके पास लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। ये आपने शॉर्ट में बताना है ओनली, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, और सिंपल इतना आपने डिराइव नहीं करना पूरी इक्वेशन को, आपने सिंपल बता देना है कि कैसे लॉ ऑफ मास एक्शन की इक्वेशन क्या होती है और कैसे काम करती है, सिंपली आपने ब्रीफली बता देना है। और 13 नंबर पर है ब्रीफली एक्सप्लेन ली शेटलियर प्रिंसिपल। आपने ली शेटलियर प्रिंसिपल बताना है, और इसमें जो जो चीज़ें आ रही हैं, मिसाल के तौर पर उसने किस चीज़ के बारे में बोला, और अगर आपको लगता है कि इसमें दूसरी चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं जिस तरह एग्जांपल वगैरह हैं, तो वो भी आप ऐड कर देंगे। 14th नंबर पर आपके पास व्हाट इज़ पीएच एंड आल्सो राइट इट्स रेंज। आपने पीएच बतानी है कि पीएच होता क्या है, अगर ये एब्रीवेशन है, आपको लगता है कि एब्रीवेशन है, वाकई वैसे तो एब्रीवेशन है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है तो आप वो भी आप लगा दें कि पीएच किसके एब्रीवेशन किसकी है, और उसके अलावा उसकी रेंज क्या है। और इसी के साथ साथ आपने एक्स्ट्रा ये भी बता देना है कि कौन सी रेंज किस चीज़ में आ जाती है, मतलब एसिड्स की रेंज क्या है, न्यूट्रल रेंज क्या होती है, और बेसिस की रेंज क्या है। अगर आप ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहते हैं और कंडेंस राइटिंग लिखते हैं, मतलब डीप आइडियाज़ लिखते हैं कुछ चंद लाइनों में, तो आप ये भी बता सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस की जो आपके पास रेंज है वो क्या हो सकती है, और वीक एसिड्स और वीक बेसिस की रेंज क्या हो सकती है, वो भी आप यहाँ पर जो है ना इंक्लूड कर सकते हैं। आपने पूरा एक टेबल नहीं बल्कि एक डायग्राम हल्का सा बनाना होगा, एक लाइन जहाँ से आपने रेंज शुरू करनी होगी जो 1 से लेकर 14 तक है, तो वो आपने बतानी है। उसमें आपने बतानी न्यूट्रल कौन सा है, फॉर एग्जांपल अभी आपके पास 7 ही न्यूट्रल होता है, तो आपने 7 न्यूट्रल बताना है। फिर उसमें बताना है कि आपने स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहाँ पाए जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस कहाँ पाए जाएंगे। तो इस तरह आपने एग्जाम्पल में थोड़ी सी और चीज़ें भी ऐड कर देनी है कि वाटर का पीएच क्या होता है, ब्लड का पीएच क्या होता है, यूरिन का पीएच क्या होता है, तो ये चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं। यही चीज़ें जो होती हैं वो आपको मार्क्स दिलवाती हैं।
और 15वें नंबर पर आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। आपको तो पता है कि हमें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, तो आपने उसको एक्सप्लेन करना है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। 16वें नंबर पर है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। आपने ये नहीं बताना कि फर्स्ट ऑर्डर किस तरह काम करता है, कौन सा है, क्या है। आपने सिंपल ये बताना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप कैसे बता सकते हैं कि किस तरह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज़रूरी क्यों है। अगर आप बता रहे हैं कि पहला जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो है, तो वो हम फर्स्ट ऑर्डर उसको क्यों पढ़ते हैं, सेकंड ऑर्डर उसको क्यों नहीं पढ़ते, या हम फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर कहते ही क्यों हैं। तो वजह होगी इसकी, वो आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। और 17वें नंबर पर आपके पास कि वेपर प्रेशर क्या होता है। आपने वेपर प्रेशर बताना है, और अगर इसमें 2-3 जो है ना लॉज या रूल्स इसमें आ रहे हैं तो वो भी आपने इसमें इंक्लूड कर देने हैं कि वो कौन कौन से हैं। अगर आपके पास टाइम होता है तो आप उनको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, नहीं होता तो उसको सिर्फ नाम दे सकते हैं। 18वें नंबर पर है आपके पास ऑस्मोसिस क्या होती है और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। आपने बताना है कि ऑस्मोसिस क्या होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, वो बताना है। 19वें नंबर पर है आपके पास हीट कैपेसिटी, और जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं हीट ऑफ रिएक्शन को मालूम करने के लिए सिर्फ उनके नाम बताने। ये सिर्फ नेम कह रहा है, नेम द इंस्ट्रूमेंट्स जो आपके पास हीट ऑफ रिएक्शन को मेजर करते हैं, तो वो आपने बताना है। तो ये आप पहले से मैंने बताया था और अभी बाद में बता रहा हूँ कि ये मैंने क्वेश्चंस वो निकाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो चांसेस हैं जिनके आने के बोर्ड के पेपर में। तो ये गेज पेपर है, तो इंशाल्लाह इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आ जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं वो आप ज़रा देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास थ्योरेटिकल, एक्चुअल यील्ड और परसेंटेज यील्ड, ये क्या चीज़ें होती हैं। तो ये ऐसा क्वेश्चन है कि ये आ सकता है और ज़्यादातर आता भी है। और क्वेश्चन नंबर 2 में है ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है और उसके डिफेक्ट्स जो है ना, आप मतलब ये भी आप लिख लोगे। और उसके बाद अगर आप इसको आज मतलब वैसे तो लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको 20 मार्क्स का एक सवाल मिलता है, तो आपने उसी के साथ साथ डिफेक्ट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल भी लिख देना है। तो डिफेक्ट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल तो बहुत ही कम है, या इस तरह क्वेश्चन 2 को ए सेक्शन और बी सेक्शन में आप भी डिवाइड कर सकते हैं। मैंने तो सिंपल एक आइडिया को कंडेंस करके यहाँ पे लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स कितने किस्म के होते हैं और कौन कौन से होते हैं वो आपने एक्सप्लेन करने हैं और बताना है कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी इतना तो बड़ा आइडिया ज़रूर आएगा कि आपने सारे क्वांटम नंबर्स को डिफ़ाइन करना होगा। ज़रूरी नहीं आप उनको डीप ले जाएं, लेकिन आपने उनकी डेफिनेशन, उनका थोड़ा सा यूज़, सिंबल्स वगैरह आपने बता देने होंगे। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 4 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जो आपने बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ा होगा, केमिकल बॉन्डिंग, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपके पास टॉपिक्स आते हैं वो ज़्यादातर थ्योरीज़ के बारे में आते हैं जो इनऑर्गेनिक में आ जाते हैं आपके पास। कभी कभी ऑर्गेनिक में भी हम पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये जो है ना इनऑर्गेनिक्स में आ जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमने यहाँ पे सिर्फ ओनली ये देखना है कि ये केमिकल बॉन्डिंग में किस तरह काम आते हैं, क्योंकि हमने इनको इस तरह बिल्कुल स्पेशली जो है ना इनऑर्गेनिक के लिए नहीं पढ़ना। हमने सिर्फ ये देखना है कि वीबीटी थ्योरी किस तरह आप काम में ला सकते हैं। तो आपने डिटेल में बताना है वीबीटी या फिर एमओटी या फिर विस्पर, क्योंकि इन थ्योरीज में से कोई ना कोई एक ज़रूर आएगी, गारंटीड आएगी, 100% श्योर। इन तीनों में से एक ज़रूर आएगी, लाजमी आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन के, आइडियल गैस इक्वेशन को आपने ड्राइव करना होता है। जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है, आपको तो पता है कि आइडियल गैस की इक्वेशन किस तरह होती है, आपने सारी चीज़ें डिटेल से बतानी होंगी स्टेप बाय स्टेप। वैसे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। जो लॉन्ग क्वेश्चंस होता है वो या ट्रिकी क्वेश्चंस देते हैं या फिर लेंथी क्वेश्चन देते हैं। तो ये आपके पास इतना ट्रिकी तो लेंथी तो नहीं है, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन ज़रूर है। तो आपने कोई स्टेप मिस नहीं करना और सारी चीज़ों को बताना है कि आपने इस स्टेप में क्या ऐड किया है और क्यों ऐड किया है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास आ जाता है कि एक्सप्लेन ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। आपने ग्राम्स लॉ के डिफ्यूजन और एफ्यूजन बता देने हैं कि ये किस तरह काम करते हैं और ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या होते हैं। डिफ्यूजन और एफ्यूजन में अगर आप डिफ्रेंशिएट कर सकें तो वो भी कर सकते हैं और ये बेहतर रहेगा आपके मार्क्स के लिए। उसके बाद आपके पास व्हाट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आप सब लोग वाकिफ़ हो, लेकिन यहाँ पे आपने जो है ना सिंपल वही छोटा सा आइडिया नहीं देना, क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा कि लॉन्ग क्वेश्चन है तो 20 मार्क्स हैं। तो 20 मार्क्स आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, आपने थोड़ा सा आइडिया लिख दिया। तो आपने उसके लिए काफ़ी जो है ना कॉन्सेप्ट लिखना होता है, और जो जो चीज़ें इंक्लूड की गई हैं चैप्टर में उनमें से ज़्यादातर आपने जो है ना उसकी रस निकाल के वो सारी लिख देनी होती है। ऐसे नहीं लिखना होता सिंपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग भाई ऐसे हो जाती है या इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से हो जाती है, इस तरह नहीं है। आपने मेन आइडिया देना होगा, उसके डायग्राम जहाँ पर नेसेसरी होंगे वो भी देने होंगे,
और यहाँ पर राइट इट्स एप्लीकेशन लिखी हुई है तो आपने एप्लीकेशन भी बतानी है, जिस तरह आइस में वाटर में वगैरह में आ जाती हैं तो आप उसकी अपनी एप्लीकेशन भी बता देनी है। अगर आपको एक्स्ट्रा आ जाता है इंट्रा और इंटर वो भी बता दें अगर, तो वो भी अच्छा है, लेकिन नहीं बता सकते तो यहाँ तक काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक्सप्लेन क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। ये आप सॉलिड में चैप्टर में पढ़ते हैं और उसके साथ साथ आपने 7 क्रिस्टल सिस्टम भी बता देना है। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इतना लेंथी नहीं होता लेकिन ट्रिक इसमें बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको ट्रिक आती है तो वो बहुत ही अच्छी होगी और आप उसको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, यहाँ पे आपके पास जो है ना थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब यहाँ पे कैटालिसिस यूज़ किया हो गया है कि कितने टाइप्स के कैटालिसिस होते हैं, तो आपने वो बताना है कि कितने नहीं हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको 2 एक्सप्लेन करने हैं। किसी के जहन में होगा कि 3 भी होते हैं, क्योंकि कभी कभी हम बायो कैटलिस्ट को भी यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन यहाँ पे आपने सिर्फ 2 टाइप्स को बता देना है और कहीं कहीं पे हम नहीं भी करते। तो हाउ और ये आपके पास स्पीड ऑफ रिएक्शन को कैसे इफेक्ट करते हैं वो भी आपने बता देना है। कैटालिसिस किस दो टाइप्स को आपने एक्सप्लेन करना है और ये स्पीड ऑफ रिएक्शन को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे असरअंदाज होते हैं वो भी आपने बता देना है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास एक्सप्लेन ऑस्मोसिस एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आपके पास ऑस्मोसिस पहले भी आ चुका है, तो ऑस्मोसिस इस वजह से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कहीं ना कहीं पे ज़रूर आपको हिट करेगा, कहीं ना कहीं आपके साथ जो है ना इंटरेक्ट ज़रूर करेगा, या फिर ऑब्जेक्टिव में हो सकता है या शॉर्ट में या लॉन्ग में। तो ऑस्मोसिस आप समझ लें कि एक अच्छा टॉपिक है, मतलब इसको आपने पढ़ना है ज़रूरी लाजमी। और आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 में है इंटरनल एनर्जी क्या होती है। तो इंटरनल एनर्जी आपने बता देनी है। ये आपके थर्मोडायनेमिक चैप्टर में आ जाता है और 12वां सवाल उसी चैप्टर में से है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। तो आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बता देना है क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो याद रखें ये मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जिसके चांसेस हैं आने के, ऐसे नहीं बता रहा बस तो कैसे लिख दिए, नहीं, ये इनके चांसेस हैं आने के। तो पेपर जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा तो लाजमी पेपर तो होंगे, तो ये आप अभी से अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। आपने ध्यान से पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, क्योंकि काफ़ी जो है ना स्टूडेंट्स यहाँ पे भूल जाते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है और वो गैल्वेनिक सेल को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के साथ मिक्स कर देते हैं या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के साथ मिक्स कर देते हैं। तो इसीलिए मैंने उस कन्फ्यूजन को हटाने के लिए यहाँ तो मैंने बना दिया, लेकिन असल क्वेश्चन पेपर में हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट आ जाए, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चंस में ही घुमा रहे होते हैं, तो आपने उसका ख़ास ख्याल रखना है। और उसी के साथ साथ आपने देखना है कि क्या करना है, डिफाइन इट्स टू टाइप्स, उसकी 2 किस्में भी बतानी है और डायग्राम लाजमी बताना है। जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल की बात करते हो तो आपने डायग्राम बनाना होता है और वो डायग्राम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अगर आपको मार्क्स लेने हैं तो आपने डायग्राम जो है ना नीट एंड क्लीन बनाना है और उसके साथ आपने लेबल भी करना है और किसी आयंस को, किसी इलेक्ट्रोड को ऐसे छोड़ नहीं देना, उसको ज़रूर लेबल करना है, उसकी वैल्यू बतानी है। फॉर एग्जांपल अगर कैथोड है तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा अगर वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, अगर गैल्वेनिक सेल है तो कैथोड पर कौन सा चार्ज आएगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपने बतानी है। और ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है, रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है, जिस तरह आपके पास रेड कैट रिडक्शन मतलब कैथोड पे हो रही है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ये आपके पास की पॉइंट्स होते हैं ऐसे जो आप इन टॉपिक्स को और इन जो है ना कॉन्सेप्ट्स को बआसानी याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 में है व्हाट इज़ कोरोजन। कोरोजन से तो आप वाकिफ़ हो, कोरोजन क्या होती है, लेकिन यहाँ पे आपने सिंपल वर्ड्स में नहीं बताना। सिंपल वर्ड से मुराद 1-2 लाइन में नहीं बताना, आपने एक्सप्लेनेशन के साथ बताना है, क्योंकि ये केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री आपने जो है ना केमिकल तरीके से ही जब तक आप नहीं बताएंगे तो आपका क्वेश्चन करेक्ट नहीं होगा। तो अपने क्वेश्चन जो है ना केमिकल और केमिस्ट्री के हवाले से बताना होगा और उसी के साथ साथ एक कोरोजन क्या होती है और उसको आप कैसे जो है ना प्रिवेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास लोहा है जिसको कोरोजन मतलब जो है ना रस्टिंग हो जाती है उसकी, तो आपने उसको कैसे बचाना है, ठीक है। तो आप कैसे बचाएंगे, या हम उसको रंग करते हैं या उस पर ऑयल लगा देते हैं ताकि जो उसका जंग है वो उसको ज़्यादा लगे ना, या फिर अगर लगा हुआ है पहले से ही तो वो मज़ीद ना बढ़े। तो यहाँ तक कि आपके पास जो है ना गैस पेपर है, इसको मैं अपने ब्लॉग पे भी डाल दूँगा, तो वहाँ से भी आप जो है ना इसको देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और ये वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप इसके कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो या फिर डाउनलोड का ऑप्शन रख दूँगा तो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये है आपके पास गैस केमिस्ट्री का पेपर
जो 11th का होगा। मैं 12th का पेपर भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है ना भेज दूंगा, तो वो भी आप चेक कर लेना। तो यहीं तक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।